सो हेलो एवरीवन, आज हम सभी लोग एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्याओं की देखेंगे और इसमें जो क्वेश्चन है आपको उसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। इससे पहले एक और लेक्चर हो चुका है जो इसकी थ्योरी कवर करता है। आप लोग अगर उस लेक्चर को देख चुके हैं तभी इस सोल्यूशन वीडियो को देखिए, और इसको देखने से पहले उसको जरूर देख लीजिए, नहीं तो आपको इसमें कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित का रूप होता है। तो जो समपूर्णांक होते हैं उनको मैंने आपको बताया था कि वो किस रूप में होते हैं। 2n+2 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 2 कॉमन ले लें, n+1 आ रहा है, और इसी n+1 को अगर हम m कह दें तो ये क्या हो जाएगा, 2m। अतः आपका ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक, यहाँ पे गलती हुई, क्यों होना चाहिए, प्रत्येक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित का रूप होता है। तो विषम पूर्णांक आपका किस रूप का होगा, वो होगा आपका 2q+1 का। अब ऐसा क्यों होगा, अगर q की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रखें तो आपका ये क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1। अगर हम q की वैल्यू 1 रखें तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3। अगर हम q की वैल्यू यहाँ पे 2 रखें तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5। इसी तरह अगर हम वैल्यूज रखते जाएंगे और इधर हमें विषम पूर्णांक मिलते जाएंगे। जो हमने पिछले भी क्वेश्चन में देखा था, ये क्या था, ये था आपका समपूर्णांक। अगर हम यहाँ पर 2q की जगह 2m लिख लें तो वही पिछला वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे m की वैल्यू अगर हम 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते जाएंगे तो हमें इससे क्या प्राप्त होगा, इससे मिलेगा हमें 0, 2, 4, 6। ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी आपके समपूर्णांक हैं। इसको अगर हम इस स्लाइड पे समझें कि अगर मान लो ये एक क्या है, मशीन है। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें हम यहाँ से इनपुट देते हैं, और इस मशीन का जो रूल्स हैं वो इस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, 2m पे। यानी कि हम इनपुट इसमें क्या देंगे, हम इनपुट देंगे यहाँ पे m की वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और यहाँ पे आउटपुट हमें इस रूल के हिसाब से यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मतलब हमें फल मिलेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ इनपुट दे रहे हैं तो उसका क्या फल होगा, या मतलब क्या रिजल्ट होगा, परिणाम क्या होगा, जो हम बोलते हैं आउटपुट। तो अगर हम यहाँ पे रूल लिख लें तो रूल क्या है, रूल है आपका 2m। अगर हम m की वैल्यूज और रिजल्ट के बीच में एक सारणी बनाएं तो m की वैल्यू यहाँ पे 0 रखने पे रिजल्ट 0, m की वैल्यू 1 रखने पे रिजल्ट 2, m की वैल्यू 3 रखने पे रिजल्ट 6। तो ये क्या हो गया, ये जो 2m है इसे हम बोलेंगे जनरेटर ऑफ इवन नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि हम 2m से सारे इवन नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अगला एग्जांपल लें 2m+1 का, फिर इस पे हम m की जगह 0, 1, 2, 3 ऐसे इनपुट देंगे इसमें, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। फिर हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं m की वैल्यू और आउटपुट या रिजल्ट में। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो अगर 2 × 0 + 1 किया तो 1 ही तो मिला, तो हमें आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। 1 रखा तो हमें आउटपुट क्या मिला, 2 × 1 + 1 यानी कि 3।
तो ये आउटपुट 3। तो इसी तरीके से ये 2 रखने पे 5, 3 रखने पे 7। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2m प्लस 1 को हम बोल देंगे जनरेटर ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याओं का ये जो है जनरेटर है, यानी जनरेट करता है। इससे हम सारी विषम संख्याएं जनरेट कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में देखने को मिलेगा। आप जब 11th और 12th में देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स कुछ इसी तरीके से पढ़ाई जाएगी। तो उसका मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रो दे दिया है कि आप मैथ्स इस तरीके से भी पढ़ना स्टार्ट करें। ये जो मैंने ये बोला है मशीन, इसे हम बोलते हैं फंक्शन, जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि एन है एक। तो हमें बतानी है कि एन की क्या कंडीशन होगी जब ये 8 से विभाज्य है। तो एन अगर कोई पूर्णांक है, तो मान लिया एन पूर्णांक 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको हम मान लो ये कुछ एक्सप्रेशन हमने pn करके लिख दिया, एन स्क्वायर माइनस 1। तो n की जगह हम 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 0 आ गया। 0 क्या 8 से डिविजिबल है, विभाज्य है? तो कहेंगे हाँ विभाज्य है। अब अगर n की जगह हम 2 रखें तो यहाँ 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3। 3 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं है। तो आपका पूर्णांक ऑप्शन नहीं हो सकता है। अभी मैंने बताया क्यों नहीं हो सकता है। फिर प्राकृत संख्याएं, और हाँ यहाँ पर हम चूंकि पूर्णांक है तो इसमें हम नेगेटिव पूर्णांक भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं और -2 भी रख सकते हैं। चूंकि ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप माइनस में भी रखेंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। इसके बाद क्या, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं की अगर हम बात करें तो भी यही रहेंगे रिजल्ट। मतलब चूंकि प्राकृत संख्याएं हमने क्या पढ़ाई थी, 1 2 3 4। तो अगर हम चेक करना चाहें तो 2 पे तो कर देगा नहीं, 2 पे नहीं करेगा, और ना ही 3। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 3 स्क्वायर -1 8, यानी कि 8 से डिविजिबल है, ये तो हो जाएगा। लेकिन अगर हम 4 रख दें यहाँ पे तो 4 स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 15। ये क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं है। तो अतः प्राकृत संख्याएं भी इसका उत्तर नहीं होगा। विषम संख्या हमने क्या भी पढ़ा है, विषम संख्या किस रूप की होती है, 2q+1 के रूप की होती है। अगर हम, अब हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 2q+1 एक जनरेटर होता है, यानी कि विषम संख्याओं का जनरेटर होता है। विषम संख्या की जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें विषम संख्या लिखनी हो तो उसकी जगह पे हम 2q+1 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिख दें यहाँ पे, एन स्क्वायर -1 में n इक्वल्स टू हम रख दें 2q+1। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2q+1 का होल स्क्वायर -1। अब ये 4q² +1 और +4q -1 हो जाएगा। तो ये और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 4q और q+1, यही तो बचेगा। अब हमने क्या देखा था कि ये 2q इंटू 2 और q+1 लिखा हुआ है। 2q क्या होता है, सम संख्या होती है। अब कोई भी सम संख्या अगर 2 से मल्टीप्लाई उसको कर दें तो वो 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे ले लें, q की जगह हम रख दें, q की जगह हम रख दें 2q की जगह 2 रख दें, क्योंकि ये सम संख्या है 2q। तो यहाँ पे 2 रख दिया हमने। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ से q1 होगा और 2q2 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 2 और 2, तो ये क्या बन गया, 8 बन गया। 8 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 8 से विभाज्य है। अगर हम यहाँ पर 2q की जगह रख दें 4, तो q क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 4
इंटू टू, और यहाँ पे क्या रख दें, 2+1, तो ये 8 और 3। अब भी ये 8 से डिविजिबल है क्योंकि 8 का ये एक मल्टीपल ही तो लिखा हुआ है, यानी कि हमारा विषम संख्या सही ऑप्शन होगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विषम संख्या रखने पर हमारा जो n² - 1 है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अगर हम n² - 1 में n की जगह एक विषम संख्या रख दें तो वो 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो हमारा HCF है 65 और 117 का, इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं 65m - 117। अब हमें बताना है कि m की वैल्यू क्या है, m का मान क्या है। तो हम इसका सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं 65 और 117 का। तो 65 के सबसे पहले निकाल लेते हैं भाज्य गुणनखंड या फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो 1 इंटू 5 इंटू 13, यानी 13×5 = 65 होता है। तो ये इसके सारे प्राइम फैक्टर हो गए। 117 के अगर हम निकाल लें तो ये होता है 1 इंटू 9 इंटू 13। अब यहाँ पे आपका जो ये 13 है ये दोनों में कॉमन है। 13 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 65 एंड 117 क्या हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HCF ऑफ 65 एंड 117 को हमने 65m और -117 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी कि इसके जगह मान रख देंगे 13। तो 65m - 117 बराबर हो जाएगा 13 के। इसको हम 117 को इधर ले आते हैं, तो ये 65m बराबर हो जाएगा 117 + 13। ये m बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 130 बना लेगा, और इसके बटे में 65, इसको कट कर दिया, 2 टाइम्स लग जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी 2 इज द राइट आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। अब सबसे बड़ी संख्या देखते ही आपको क्या ध्यान आना चाहिए कि हमें इन दोनों का HCF निकालना है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या, HCF भाजक होता है। और कैसा भाजक होता है, सबसे बड़ा, समान, दोनों में समान, यानी कि उभयनिष्ठ होता है भाजक। कैसा होता है, उभयनिष्ठ भाजक होता है, दोनों में सबसे बड़ा। तो यानी कि हमको इन दोनों का HCF निकालना है। अब HCF 70 और 125 का नहीं निकालना है, क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है, 5 और 8। मान लिया हमने इन दोनों को विभाजित करने पर 5 और 8 शेषफल बच रहा है, यानी कि जब हम 70 को मान लिया m से विभाजित करते हैं, r टाइम्स पहाड़ा लग जाता है और 5 बच जाता है। इसी तरीके से 125 को भी हम m से ही विभाजित करते हैं, लेकिन मान लिया p टाइम्स पहाड़ा लगता है और 8 बच जाता है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को, मतलब 5 को 70 से घटाना होगा और 8 को 125 से घटाना होगा, ताकि पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 70 में से 5 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 65, और 125 में से 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 117। अब इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। तो हमने भी पिछले क्वेश्चन में देखा था 65 और 117 का HCF क्या आया था, ये आया था आपका 13।
तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 13। फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि अगर हमने, ओके जरा, अगर हमने यहाँ पे 70 और 125 का ही एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम नहीं एचसीएफ, तो हमारा एचसीएफ अगर आ भी गया तो एचसीएफ इनको तो पूरा पूरा विभाजित कर देगा, मतलब पूरा पूरा विभाजित कर देगा। तो अब हमारा जो शेषफल बचेगा वो 5 और 8 नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि एचसीएफ कंप्लीट डिवाइजर होता है, होल डिवाइजर होता है। तो अगर 70 और 125 का हमने डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लिया तो कंप्लीट डिवाइजर होगा, वो इन दोनों को विभाजित कर देगा पूर्ण। और एचसीएफ की डेफिनेशन भी यही होती है, हमें 5 70 में बचाना है और 8 125 में बचाना है। तो हम 5 अपने आप से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि जब घटा कर एचसीएफ निकालेंगे 65 और 117 का, तो वो जब उससे 70 और 125 को भाग देंगे तो 5 और 8 शेषफल बच जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम 5 और 8 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमें शेषफल बचाना है। अगर हम डायरेक्ट 70 और 125 का निकाल देंगे तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो उससे कोई हमारा शेषफल या रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर बचने के लिए जितना रिमाइंडर आपसे कहा जाए कि बचाना है उतना आप घटा के निकालिए ना, तभी तो बचेगा। अगर हम इसको भाग दें 70 को 13 से तो 5 बार लग जाएगा, 65 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह अगर हम 13 को भाग दें, 13 से 125 को भाग दें तो ये आपका 9 टाइम्स लग जाएगा और यहाँ पे 8 बच जाएगा। अगर हम इसका और इसका एचसीएफ निकालते तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b को x इंटू वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a, b क्या होगा? अब यहाँ पे आपको दो चीजें नोट करनी है कि ये x और y क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, और a और b आपके धनात्मक पूर्णांक हैं। तो a को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। b को हम कैसे लिख सकते हैं? x इंटू वाई क्यूब। इसको अगर हम x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई लिख दें, और यहाँ पर x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, सही है। अब HCF हमें निकालना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उभयनिष्ठ जो मतलब सर्वाधिक, उभयनिष्ठ सर्वाधिक जो फैक्टर या गुणांक होगा वही होगा आपका HCF या महत्तम समापवर्तक। अब हमें यहाँ पे हमने देखा है कि HCF कैसे निकालते हैं, तो इसके जो फैक्टर हैं, अब ये प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य संख्या है ना। कंडीशन क्या होगी आपकी कि ये प्राइम फैक्टर होने चाहिए थे, अभाज्य तो दिया हुआ है ये अभाज्य है, यानी कि इनमें हमें कुछ नहीं करना, इनमें केवल हमें कॉमन देखना है। तो दोनों के फैक्टर्स को हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं, कौन कौन से प्राइम नंबर कॉमन है। तो हमें जो x यहाँ पर मिल रहा है वही x यहाँ पर भी मिल रहा है। अब यहाँ पर 2x है लेकिन यहाँ पर कोई x नहीं है, तो हम x को अब नहीं लेंगे, हम x को एक ही बार लेंगे। HCF ऑफ a, b में हम x को एक बार ले लेंगे। यहाँ पे y 2 टाइम्स है और यहाँ पर भी y 2 टाइम्स है, ये मिल गया हमें। तो y को हम 2 बार ले लेंगे। तो इसका जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? x इंटू वाई स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है। इसमें आपको क्या दिया गया है? धनात्मक पूर्णांक क्या है? p और q है। p को हमने लिखा है, p को लिख दिया है ए बी स्क्वायर, यानी कि a इंटू बी इंटू बी। q को कैसे लिखा है? a क्यूब इंटू बी। तो a इंटू ए इंटू बी।
अब ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको हम इस तरीके से भी बताएंगे और दूसरा तरीका है उससे भी बताएंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू। तो इसमें क्या होगा? ये दोनों में कॉमन है, इसको हमने क्या कर लिया? लिख लिया यहाँ पे ए। अब ये भी इसमें एलसीएम में ये भी लिखा जाएगा, और ये कॉमन है और ये कॉमन है, यानी कि बी, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, और ये वाला बी भी लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन। अब ऐसा क्यों किया हमने? हमने देखा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों में जो ए की पावर 3 है, ये इन दोनों में कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। जब ए इसका मल्टीपल है तो ए क्यूब भी इसका मल्टीपल होगा ना, तो वो भी इसका मल्टीपल हो जाएगा, और बी स्क्वायर और बी में बी स्क्वायर इसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आए तो ऐसे हम देख लेते हैं इसको। एक मिनट। पी हमारा क्या था? पी था हमारा ए बी स्क्वायर, और क्यू क्या था? क्यू हमारा था, क्यू था हमारा ए क्यूब और बी, ए क्यूब टू बी। अब ए बी स्क्वायर लिख लिया और ए क्यूब इंटू बी लिख लिया। ए से हमने कट किया इसको, तो ए टाइम्स यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये बी स्क्वायर रहेगा और ये ए स्क्वायर रहेगा, ये बी रहेगा। अब इसे भी एक बार, यहाँ पे बी स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर ये क्या रहेगा? ए और बी। फिर एक बार एक कट करना पड़ेगा, तो ये बी स्क्वायर और ये 1 इंटू बी। इसको बी से कट किया तो ये बी आ गया यहाँ एक बार, और यहाँ पे 1, यहाँ पर भी कट किया तो 1 कॉमा 1, यानी कि क्या आया? एलसीएम क्या हमारा आया? ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। यही तो हमने बताया था आपको, यही यहाँ पर यही तो बताया गया कि हाँ ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर आपका जो है एलसीएम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हालांकि डेफिनेशन आपको दोनों संख्याओं की बता दी गई है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसका हालांकि आंसर जो रहेगा वो सदैव अपरिमेय रहेगा। क्यों रहेगा? मान लो हमने एक अपरिमेय संख्या √2 ले ली, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने एक परिमेय संख्या मान लिया, 2 से गुणा कर दिया। अब ये क्या लिखा हुआ? ये 2√2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? √2 को हमने 2 बार जोड़ दिया है। अब कोई भी संख्या अपरिमेय है, उसको आप 2 बार या 3 बार जितने बार भी जोड़िए, वो रहेगी तो अपरिमेय ही। तो इसलिए इसका जो परिणाम रहेगा वो सदैव परिमेय संख्या ही रहेगा। आपको प्रूफ भी आगे कराया जाएगा कि अपरिमेय संख्या जो ये √2 है वो अपरिमेय संख्या क्यों है, और जो अदर अपरिमेय संख्या है उन्हें अपरिमेय कैसे प्रूफ करते हैं। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है? 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं। कौन से दोनों सम्मिलित हैं? 1 और 10। 1 कामा 10 जो है वो दोनों मतलब सम्मिलित हैं। सेट एक लेना है हमें, सेट यानी समुच्चय लेना है 1 से 10 तक की संख्याओं का, उसमें 1 व 10 दोनों सम्मिलित हैं। ये सेट वाली बात आप 11th में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप केवल मान लीजिए कि मैंने कहा है सेट 1 से 10 तक है। में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। अब हमने जैसे ही देखा विभाज्य है, किन संख्याओं से विभाज्य? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10 इतनी संख्याओं से विभाज्य है। तो आपको क्या लेना होगा, यहाँ पर इन संख्याओं का एलसीएम लेना होगा। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा इन संख्याओं का एलसीएम निकालने में ही। तो हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है कि हम इसमें चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हो सकता है और कौन सा नहीं। तो चूंकि जो ये ऑप्शन हो, जो आंसर होगा वो सारी संख्याओं से, ये जो लिखी हुई संख्याएं हैं इनमें से सभी संख्याओं से विभाज्य होगा। तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं आपकी विभाज्य हो जाएंगी। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें चेक करते हैं। तो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है 10 है, 100 है और 504 है। और एक ऑप्शन दिया हुआ है, रुकिए देखता हूँ कौन सा ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आपका 25 और 20, 25, 20, 2520। तो इसमें हम विभाज्यता का नियम लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो जो 10 है ये 2 से, यहाँ पर हम सारणी बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 1 से विभाज्य है, हाँ है। 100 भी है, 504 है और 2520 भी है। 2 से 10 विभाज्य है, अविभाज्य है। 100 भी विभाज्य है, 504 भी विभाज्य है और ये 2520 क्यों विभाज्य है? क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 0 है। हमने विभाज्यता का नियम पढ़ रखा है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से 10 विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है। 100 क्या विभाज्य है? ये भी नहीं है। तो अब हम जो बचेंगे नंबर उनमें हम इनको चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब 3 से ही पता चल गया हमें 3 से ही विभाज्य नहीं है तो आगे हमें चेक करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो नंबर होना चाहिए वो सभी संख्याओं से, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होना चाहिए। अब हम 504 को चेक करते हैं। तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 5 प्लस 0 प्लस 4 क्या होगा? 9 हो जाएगा। ये 3 से विभाज्य है, हाँ है। इधर हम 2520 को देखते हैं तो इसके अंकों का योग भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके अंकों का योग भी 9 हो जाएगा। तो ये भी 3 से विभाज्य है। क्या 504 4 से विभाज्य है? हाँ है विभाज्य। और 2520 ये भी है। क्यों है? क्योंकि जो 0 4 है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो अंतिम दो अंक होते हैं दाईं और इकाई के, उनसे बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 0 4 4 से भी विभाज्य है और जो यहाँ पर 20 है ये भी 4 से विभाज्य है। 5 से चेक करते हैं तो 5 से हमारा 504 विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई का अंक 4 है। और हमने पढ़ रखा है नियम की जो 5 से विभाज्यता का नियम होता है उसमें इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है हमारा 5 से विभाज्य। अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? हम इसको भी चेक करेंगे कि सारी संख्याओं से विभाज्य है कि नहीं। तो 6 से जो विभाज्यता का नियम होता है वो होता है कि 2 से संख्या विभाज्य होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो हमने देखा है ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो ये 6 से विभाज्य होगी। 7 से हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें पहाड़ा लगाएं, 7 त्रिक 21, तो 4 बचेगा और 7 छंग 42 और 0, तो यानी कि 7 से विभाज्य है। अब 8 से भी चेक कर लेते हैं। तो 8 त्रिक 24 और यहाँ पर बचेगा 12, तो 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 4, तो 8 पंच 40 यानी कि 8 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो संख्या का योग, जिस संख्या का योग 9 से विभाज्य हो वो संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो इसके संख्याओं जो अंकों का योग क्या था वो 9 था, इसीलिए ये 9 से विभाज्य है। 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 है इसलिए यह 10 से विभाज्य है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2520। आई होप आपको ये सवाल करके अच्छा लगा होगा और बढ़िया सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे देखने में। इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है वो है, हाँ ये आपने अभी पढ़ा नहीं है तो इसको हम बाद में करेंगे जब आपको ये परिमेय संख्याओं का विस्तार, दशमलव विस्तार बताया जाएगा, तब इस क्वेश्चन को हम वहां पर करेंगे। हालांकि इसका आंसर जो होगा वो आप भाग करके देखेंगे तो 4 आएगा।
तो ये अब आपके यहाँ से प्रश्नावली एनसीईआरटी की 1.1 स्टार्ट होती है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें से हम आपको एक सवाल बताएंगे, बाकी आपको ये जितने सवाल हैं वो होमवर्क में करने हैं। तो 140 को हम ले लेते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो 1 × 2 गुणे क्या हो जाएगा आपका, 35 बचेगा, नहीं 70 बचेगा। 70 को 2 से और काटेंगे तो ये 5 × 7, यानी कि 5 से 35 दूना 70 दूना 140। अगर हम दूसरा भी ले लेते हैं, चलिए 156, इसके भाज्य गुणनखंड करें तो 1 × 2, अब 2 से इसको भाग करो तो 2 × 7 = 14 आएगा, 2 × 8 = 16। तो एक बार फिर 2 से लग जाएगा, फिर इसको 2 से भाग करो तो 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18। फिर 2 से कट जाएगा, फिर ये 3 और 13 से कट जाएगा, यानी कि 13 × 3 = 39, 39 दूना 78 और 78 दूना 156। तो यहाँ पे 1 2 नहीं होगा। फिर से चेक कर लेते हैं, 13 × 3 = 39, 39 दूना 78 और 78 दूना 156। हाँ, तो यहाँ पे 1 2 नहीं होगा। तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए या भाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे ही आपको ये वाली संख्याओं का और इन वाली संख्याओं का करना है। ठीक, इसका जो एक फैक्टर होगा वो हो जाता है 101, और इसके आई होप फैक्टर होते हैं 11 × 7 × 13। तो ये आप कर लेना, ऐसे चेक कर लेना और होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद क्या है, आपको निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो आपका एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम 26 और 91 ले लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 1 × 13 × 2, और इसका क्या हो जाएगा 1 × 13 × 7। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। अगर इन्हीं दोनों का एलसीएम निकालना हो तो अगर हम निकालें तो 2 से कट जाएगा, 13 बार ये ऐसे लिखा रहेगा, फिर 7 से 13 और यहाँ पर भी 13, तो ये 13 कम 13 और, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 × 7 × 13, यानी कि 2 7 14 गुणे 13 या 13 14 तिया 42, 4 हाथ से लगेगा, 14 × 14 और 4 18, यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 182, और जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 13। अब हमें इसकी क्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है। कि उत्तर की जांच करनी है कि हाँ ये हमारा सही है कि नहीं। तो हमने सूत्र क्या पढ़ा था कि जिन दो, जिन दो संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दो संख्याएं क्या थी 26 और 91, इसका एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ आया है इसका 13। अगर हम कट करें तो ये 2 बार कट कर देगा, तो यहाँ पे 26 और यहाँ पर भी 26, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 510 और 92, यहाँ पे 510 और 92, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसके हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले, 92 के भी कर लेते हैं और 510 के। तो ये 2 बार कट जाएगा, 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12, यहाँ पे 23, और 23 क्या है हमारी प्राइम नंबर है, तो ये एक बार। इसी तरह अगर हम 510 के भी प्राइम फैक्टर कर लें तो ये 2 और 255, और इसको अगर हम 5 5 10 2 12 3 से कट जाएगा, तीनों 8 24 और तीनों 25 15, फिर ये 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5 और
5 सत्ते 35 यानी कि 17। अगर इसके हम फैक्टर लिखें 510 बराबर, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और 92 के लिखें तो 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमें? 2 ही मिल रहा है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालें तो वो क्या हो जाएगा? 2 तो कॉमन मिल ही गया है, और बाकी जितने भी नंबर्स बचे हैं उनको हमें मल्टीप्लिकेशन में लिख देने हैं। तो यानी कि 3 गुणे 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। HCF इसका ये हो गया और एलसीएम इसका ये हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो एलसीएम इंटू HCF करते हैं अगर, तो इन्हीं दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये 2 और ये जो पूरा टर्म लिखी है इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और हमने जो निकाला है इसके प्राइम फैक्टर, उसमें भी 3 बार 2 आया है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? इसी के अगर हम 92 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये हम 92 इंटू 510 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक 2 की ही तो कमी है, तो जब एलसीएम और एचसीएफ के हम गुणा करेंगे तो यही तो आ जाएगा, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा, आंसर जो हमारा है वो सही होगा। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये वाला, ये आप लोग HW में कर लेना, होमवर्क में कर लेना। इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 है, 3 3 का पेयर है, तो हम इनके सबसे पहले क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 15 के भी निकाल लेते हैं, तो ये 3 में 25 15 है और 5 एकम 5। 21 के भी निकाल लेते हैं, तो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो 12 15 है और 21। 12 के लिखें 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका 3 गुणे 5 और इसका 3 गुणे 7। अब हम देखते हैं HCF के लिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमें? कॉमन इसमें मिल रहा है हमारा 3। तीनों के फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स में 3 कॉमन मिल रहा है, यानी कि हमारा जो HCF होगा इन तीनों नंबर का वो 3 होगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 3 को एक बार लिखना है, बाकी जो नंबर्स बच जाएं उनको लिख देना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, यानी कि 420 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 17 23 और 29, अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? ये हैं सारे आपके को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक, इसका फैक्टर क्या होगा? 17 है और 1, एक ही तो होगा। इसका ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका एक, दोनों फैक्टर क्या होंगे? 23 और 1, और इसके भी 29 और 1। तो इनका HCF देखो, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 1 1 और 1। अगर हम इसको इस मेथड से भी करें तब भी यही आएगा, तो इसका जो HCF होगा वो 1 हो जाएगा। और LCM क्या होगा? LCM हम कैसे लिखते हैं? HCF जो नंबर निकलता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो नंबर्स बच जाते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 17 इंटू 23 और 29, ये आप मल्टीप्लीकेशन कर लेना और इसका LCM भी आ जाएगा। अब 8 9 और 25 बचा है, ये भी आप लोग एक क्वेश्चन क्या करेंगे? होमवर्क में करेंगे। इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है, हाँ ये है आपका, जो मैंने सूत्र बताया था, एक सूत्र बताया था, अभी भी यूज किया है पिछले कुछ क्वेश्चन में। तो वो क्या था? HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स
इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज टू नंबर्स, यानी कि जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो हमें यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, क्या है, 9 है। एलसीएम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। नंबर्स हमें पता है क्या है, 306 इंटू 3657। तो हम वही सूत्र इसमें लिख देते हैं। मान लेते हैं एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम को हम मान लेते हैं m। तो 9 इंटू एम इक्वल्स टू 306 इंटू 657। अब ये 3 प्लस 6 प्लस 0 9 होता है, यानी कि 3 से कट 9 से कट जाएगा, तो इसको हम कट कर देते हैं। तो ये 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36। एम क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा 34 इंटू 657। ये मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना, या रुकिए मैं कर देता हूँ। 34, 4 सत्ते 28, यहाँ पे बचेगा 2, 4 पंचे 20, 2 22, यहाँ पर भी आएगा 2, 6 चौक 24, 2 26, 7 त्रिक 21, 2 बचेगा, तीनों पक्षी 15, 2 17, फिर 1 आएगा और 3 छक 18, 1 19। तो 8 3 13 12 और 20, ये आपका क्या होगा, एलसीएम। ठीक। इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है वो है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्याओं n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 6 की पावर n मतलब n की वैल्यूज प्राकृत संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 रख लेते हैं, तो 6 की पावर 1 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा हमारा 36, 6 की पावर 3 ये हो जाएगा 216, 6 की पावर 4 216 इंटू 6। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 ही आएगी, यानी कि इकाई का अंक 6 ही आएगा। लेकिन अब क्या पता, किसी n के लिए एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, मतलब कोई भी पॉसिबल वैल्यू n के लिए 6n हो सकता है 0 हो जाए। हमें क्या पता, हम तो केवल 4 तक चेक किया है, हमने केवल 4 तक चेक किया है। तो वही हमें प्रूफ करना है कि समाप्त मतलब 0 हो सकता है। ये क्या, ये इसकी वैल्यू नहीं, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, ये 0 क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा किसी पावर मतलब n को किसी मान के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं 6 के, 2 इंटू 3 होगा, प्राइम फैक्टर यही तो होंगे। तो 6 की पावर n यानी कि इन दोनों की पावर n। अब हमें पता है कि 2 की पावर n और 3 की पावर n हो जाएगा। 0 कब बनता है, जब हम 2 की मल्टीप्लीकेशन 5 से करते हैं, जब 10 होता है तभी तो 0 बनता है। यहाँ पर दो दो की मल्टीप्लिकेशन 3 से हो रही है। आप आप कभी भी 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करके यूनिट डिजिट 0 नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये समाप्त नहीं हो पाएगी 0 पर कभी भी। 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि प्राकृत लिखा हुआ है, क्योंकि प्राकृत क्या होती हैं, ये होती हैं 1 2 3 4। अगर कोई और नंबर हो यहाँ पे n की जगह तो हो भी सकता है, हमें पता नहीं, लेकिन हो सकता है। यहाँ पे हमें प्राकृत संख्याओं के लिए चेक करना है, और प्राकृत संख्याओं के लिए ही ये रिजल्ट है कि 2 और 3 की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कभी भी 0 नहीं दे सकती है, इसीलिए यहाँ पर इकाई का अंक 0 नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
तो ये है हमारा, हमें व्याख्या करनी है कि ये और ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या बतानी है। अब रुकिए रुकिए, इसका क्या होना चाहिए यहाँ पे? अच्छा ये है, हाँ, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, रुकिए, ये लिखिए। मान लिया हमने पहला नंबर है ए, 7 into 11 into 13 प्लस 13। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है। 13 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये 7 into 11 प्लस 1 लिखा है। ये क्या हो जाएगा, 13 77 प्लस 1 इंटू 78। यही तो लिखा हुआ है। यानी कि ए क्या है, ए इज अ मल्टीपल ऑफ 13। इसीलिए क्या है ये एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक। कैसे भाज्य है, क्योंकि हम 13 और 78 के गुणा, यानी कि 13 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं 78 बार, और यहाँ पर हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। शेषफल 5 है, यानी कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये एक भाज्य है और इसका भाजक क्या है, 13 है। इसी तरह अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे 5 आपको कॉमन मिल रहा है। दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें तो 5 मिल जाएगा आपको। तो 5 में हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस 1। तो इसको 5, 4 3 12 दूना 24, 24 के गुणा कर लेते हैं हम 42 प्लस 1। इधर हम गुणा कर लेते हैं 24 और 42 की। 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 10 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 5 into 1000, 8 प्लस 1, यानी कि 5 into 1009। तो ये आपकी 5 से भाज्य है। क्यों भाज्य? क्योंकि ये 5 के मल्टीपल है। ये जो आपका नंबर है ये 5 का मल्टीपल है, इसलिए भाज्य है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये एक आपका एलसीएम का अनुप्रयोग है कि एलसीएम का हम अनुप्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो वही दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मिनट। और रवि को रवि को लगते हैं 12 मिनट। यानी कि ये यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये ऐसे घूम के 12 मिनट में आ जाता है और ये 18 मिनट में आते हैं। अब हमें बताना है कि एक ही स्थान पे और एक ही समय दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमें बताना है कि ये दोनों, अब जैसे इसे 18 मिनट लगते हैं, तो ये मान लिया जो सोनिया थी वो यहाँ पर रह गई थी, और यहाँ पे सोनिया थी और रवि यहाँ पे पहुंच चुका था। क्योंकि रवि को कम टाइम लगता है तो वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, ये लेट आएंगे। फिर क्या हुआ, जब सोनिया यहाँ पे पहुंची तो मान लिया रवि यहाँ पर आ गया। फिर जब दोबारा रवि यहाँ पे आया तब सोनिया मान लिया यहाँ पे आई। फिर ऐसे ही एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों एक ही साथ यहाँ पर होंगे। तो वो कैसे टाइम निकलेगा, वो निकलेगा जब हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। दो से काटेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 6 12 और 2 9 18, 2 3 6 और 9, 3 से कट हो जाएगा। 3 3 3 3 9, एक बार फिर 3 से लगेगा। तो इसके जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, 2 into 2 into 3 into 3, 4 into 9,
यानी कि 36। अब समझिए कैसे, 36 मिनट पे मतलब 36वें मिनट पे दोनों मिलेंगे, तो 18 मिनट सोनिया को लगते हैं, तो ये 18 मिनट पे यहाँ पे आई, फिर दूसरे चक्कर में यहाँ पे आई। रवि क्या किया, अगर रवि की हम बात करें तो वो पहले 12 मिनट घूमा, 12 मिनट, एक चक्कर उसने यहाँ से यहाँ का लगाया, 12 मिनट हो गए। फिर उसने यहाँ से यहाँ का लगाया, फिर 12 मिनट हो गए। फिर उसने एक चक्कर और लगाया तो उसके 36 मिनट हो गए, यानी कि 12, 12 और 12, 3 चक्कर उसने लगाए, तब उसके 36 मिनट पूरे हुए। और सोनिया ने 18 मिनट और 18 मिनट के 2 चक्कर लगाए, तो सोनिया के 36 मिनट पूरे हुए। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता कि सोनिया कितने चक्कर के बाद मिलती है, पूर्ण कितने पूरे चक्कर लगाने के बाद मिलती है, तो वो हो जाता 2। और रवि 3 चक्कर लगाने के बाद मिलता है। अगली बार वो कब मिलेंगे, अगली बार वो मिलेंगे 72वें मिनट पे, यानी कि जब इसके 4 चक्कर हो जाएंगे और इसके हो जाएंगे 6 चक्कर। यहीं पर आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। और अगर कोई डाउट है आपको किसी क्वेश्चन में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। आगे की जो आपकी थ्योरी है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी, और अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, वरना इसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच।